छोटू का नाम उसकी दादी बड़े प्यार से छोटू रखती है, क्योंकि छोटू जब पैदा हुआ था तभी उसकी माँ भगवान को प्यारी हो गई थी। और खेती करने वाला उसका पिता दिल का दौरा पड़ जाता है और वो भी भगवान को प्यारा हो जाता है। छोटू बहुत ही छोटा सा था, इसीलिए उसकी दादी ही उसकी माँ और बाप दोनों बनकर उसका पालन और पोषण करती थी। उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी होती थी। जमीन तो उनके पास छोटी जमीन रहती थी, लेकिन कोई उसमें खेती या कोई काम नहीं करता था, जिससे वो छोटी सी जमीन भी पूरी तरह से बिना पानी के सूख चुकी थी। उनके पास ना ही पैसा होता था और ना ही कोई दौलत, जिससे छोटू की दादी ही कुछ घरों में काम करती थी, जैसे कि बर्तन धोना, झाड़ू मारना, पोछा देना। ऐसे छोटे छोटे काम करके छोटू का पोषण करती थी। छोटी सी झोपड़ी और वो छोटी सी जमीन, इसके सिवा उनकी जिंदगियों में कोई चीज नहीं होती थी, जिससे उनकी जिंदगियां बड़ी ही उदास और बहुत ही कम पैसों से गुजरती थी। जब छोटू थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तब सोचता था कि वो दादी की सहायता करे। गांव वालों से कोई काम भी मांगता तो गांव वाले छोटे छोटे काम उसको दिया भी करते थे, जिससे वो उन सारे कामों को करता था, थोड़ी बहुत अपनी दादी की सहायता करता था। ऐसे ही देखते ही देखते समय बहुत तेजी से गुजरता गया। अब छोटू पूरे 15 साल का हो गया था। छोटू की दादी पहले से ही बूढ़ी थी। अब इतना समय गुजरने के बाद वो और ज्यादा बूढ़ी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा कमजोर भी हो जाती है। इतनी कमजोर हो गई थी कि अब वो उठ भी नहीं पाती थी, चारपाई पर ही पड़ी रहती थी। एक दिन की बात है कि छोटू की दादी को ये बात समझ आ गई थी कि मैं और बहुत दिन तक जिंदा नहीं बचूंगी। ये सोचकर वो छोटू को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, बेटा छोटू, देख बेटा, मैं बहुत ही बीमार हो गई हूँ और मुझे लगता है कि अब मेरा समय आ चुका है भगवान के पास जाने का। बेटा, मैं भी तेरी माँ और तेरे पिताजी के पास जाने ही वाली हूँ। तू तो बहुत छोटा है ना, बस इसी बात की चिंता मुझे हमेशा खाती रहती है। लेकिन बेटा, मैंने तुझसे एक बात छिपा कर रखी थी और आज उस बात को कहने का ठीक समय आ गया है, इसीलिए तुझे बता रही हूँ। एक दिन की बात है बेटा, जब तेरा पिता ना अपनी खेती में काम करने के लिए गया हुआ था। वो खेत का काम कर रहा था, तभी उसको जमीन से कुछ निकलता हुआ नजर आया। उसने जमीन को अच्छे से खोद कर देखा तो उसके हाथ एक बर्तन लगा था और उसको तेरा पिता घर लेकर पहुंच गया। उसको अच्छे से धोने के बाद समझ आया कि वो एक सोने का बर्तन है। फिर भी शक था कि वो है कि नहीं। फिर उसकी परीक्षा भी हमने करवाई, फिर पता चला कि वो तो असली सोना है। हम लोगों ने सोचा था कि सही समय पर उसका इस्तेमाल करेंगे और इसी समय तू पैदा हो गया था। जैसे ही तेरी पैदाइश हुई ना, तभी तेरी माँ भगवान को प्यारी हो गई बेटा, और इसी चिंता तेरे पिता को खाई जा रही थी, जिससे एक दिन काम करते हुए तेरा पिता भी चला गया सब कुछ छोड़कर। और रही मैं, और तू तो बहुत ही छोटा सा था। अब ये बात मैं किसी और को बताऊंगी तो ये तो ठीक नहीं रहेगा ना, क्योंकि दुनिया तो बहुत ही बुरी है। मैं ठहरी बूढ़ी औरत, अगर कोई मुझे मार के वो सोने का बर्तन मुझसे छीन लेगा तो हम कहीं के नहीं बचेंगे बेटा। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि ये रहस्य मैं सिर्फ तुझे बताऊंगी। सुन बेटा, वो सोने का बर्तन आज भी हमारे इसी झोपड़ी के अंदर गढ़ा हुआ है। ये राज सिर्फ तुझे ही पता होना चाहिए बेटा। जब तू बड़ा हो जाएगा, समझदार बन जाएगा, तब उस बर्तन को जमीन से निकालकर अपने लिए इस्तेमाल कर लेना बेटा। मेरी बात को याद रख, ये बात किसी को कभी पता न चले। ये सारी बात बताने के ठीक 4 या 5 दिन तक उसकी दादी जिंदा रहती है और उसके बाद वो भी भगवान को प्यारी हो जाती है। गांव के कुछ लोग मिलकर उसके दादी के मरने के बाद जो कार्यक्रम होते थे वो सब कुछ कर चुके होते हैं। अब छोटू बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। जो कोई भी काम उसको मिलता था उसको करता और जितने भी पैसे उसको मिलते थे
उन पैसों में अपना पेट भरा करता था। सोचता था कि जो कुछ भी उसकी दादी ने कहा था, उस सोने के बर्तन के बारे में, उसी के बारे में सोचता रहता था कि सही वक्त कब आएगा जब मैं उसको जमीन से खोद कर बाहर निकालूंगा। तब तक गांव वाले ही उसको कोई न कोई काम देते और छोटू उस काम को पूरा करता था। ऐसे ही कुछ और समय निकल जाता है। अब छोटू पूरे 20 साल का हो गया था और इन सालों में उनका गांव का नक्शा भी थोड़ा बहुत बदल चुका था। लोग बड़े बड़े घर बनाने लगे, कोई व्यापार करता तो कोई खेती। ऐसे उनके गांव का हालचाल भी बहुत दूर तक बदल चुका था। और इतने समय में छोटू इससे पहले जो भी काम करता था, उसके जितने भी पैसे मिलते थे, उन पैसों में कुछ पैसा वो जमाया भी करता था, जिससे उसके पास थोड़ा बहुत पैसा तो रहता था। गांव वाले लोग बेचारा छोटू इस दुनिया में अकेला है, इस बात को भी नहीं सोचते थे, बल्कि गांव का हर इंसान उसको सिर्फ एक नौकर की तरह ही देखा करता था। जो भी काम उनके घर पड़ जाता तो वो आकर छोटू को बुलाकर ले जाया करते थे। एक दिन की बात है कि उसी गांव का एक अमीर आदमी, जिसका नाम राम जी था, वो आदमी उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे ओ छोटू बेटा, कल ना मेरी बेटी की शादी है, तुझे तो पता है ना। हाँ हाँ चाचा जी, मुझे याद है। अरे दीदी ने तो मुझे बार बार बुलाया था, मैं कैसे भूलूंगा। हाँ हाँ वही तो बोल रहा हूँ। कल ना सबसे पहले तुझे ही घर आना पड़ेगा, और तो और घर के सारे काम भी तो तुझी के तो संभालने हैं। क्या करूं, अब तेरे जैसा काम करने वाला गांव में हमें कहीं ना मिलेगा, इसीलिए सुबह जल्दी पहुंच जाना, समझ रहा है ना। हाँ हाँ चाचा जी, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ वही तो, तेरी मेहनत को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। पहुंच जाना वक्त पर। अभी मैं चलता हूँ, बहुत काम पड़ा है। ये गांव के सारे लोग सिर्फ मेरा इस्तेमाल करते हैं। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, इस बात से किसी का कोई लेना देना नहीं। कोई मुझे बुलाता भी है तो सिर्फ अपना काम करवाने बुलाता है, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर जैसा ये लोग मानते हैं कि इंसान को बड़ा होना चाहिए, कोई व्यापार करना चाहिए, तो मैं भी कुछ ऐसा जरूर करूंगा, कुछ बड़ा व्यापार करूंगा। तब जाकर ये लोग मेरी भी इज्जत करने लगेंगे, और मैं क्या हूँ इनको मैं जरूर दिखाऊंगा। इस तरह ये सारी बातें छोटू के मन में चलने लगी। उसके पास जो छोटी सी जमीन थी, वो सोचता है कि अब मैं अपना काम हमारे ही जमीन में करूंगा। मैं कुछ न कुछ उसमें उगाऊंगा और पिखाऊंगा, जो कि मेरे जरूर कुछ काम आएंगी। जैसे ही वो सोचता है, वैसे ही उस काम को करने भी लगता है। उसके पास जो छोटी सी जमीन थी, उसमें वो खेती करने लगता है। ये काम को देखकर गांव वाले तो छोटू का मजाक उड़ाने लगे। उससे कहने लगे कि अरे भाई, इतनी छोटी सी जमीन में अगर तुम कोई खेती उगाओगे, क्या वो तुम्हारे सिर्फ खाने के लिए तो काम आएगी ना। ये सारी बातें कह कहकर उसको बहुत ज्यादा चिढ़ाया भी करते थे, लेकिन छोटू ये सारी बातों को बिल्कुल अनसुनी करता था। उनकी बातों का छोटू पर कोई असर नहीं होता था। ऐसे ही मेहनत करके काम करने लगा, क्योंकि छोटू तो पढ़ा लिखा नहीं था। लोगों से कैसे बात करते हैं, क्या व्यापार करते हैं, इन बातों का तो ज्ञान छोटू के पास बिल्कुल नहीं था। और इधर गांव वाले छोटू अकेला है इस बात को सोचकर साथ देना चाहिए था, लेकिन गांव का कोई भी इंसान छोटू के साथ बिल्कुल नहीं रहता था। और इस बात को लेकर छोटू हमेशा बहुत ही परेशान और दुखी रहता था। तभी उसकी दादी को याद करके बहुत ज्यादा रोता है। कुछ समय तक ऐसे ही रोता रहा, फिर अपने आप को संभालता है। खुद में कहता है कि नहीं, अब मैं और नहीं डरूंगा, अब मैं खुद को अकेला नहीं मानूंगा, बल्कि मुझे कुछ बनना है तो खुद को मुझे खड़ा करना जरूर पड़ेगा। ये सोचकर जिस सोने के बर्तन के बारे में उसकी दादी ने कहा था कि घर में वो किस जगह पर गढ़ी हुई है, उसके पास जाता है और जमीन को खोदने लगता है। जैसे ही वो जमीन को खोदने लगता है, तभी उसके हाथ वो सोने का बर्तन लग जाता है। उसको देखते ही सोचने लगता है कि अब मैं इसका क्या करूँगा। उनकी जमीन में वो जो खेती उगाता है, उसको लेकर आता है और वो चावल बनते हैं। वो चावल भी बहुत कम ही रहते हैं, जिसको देखकर वो खुश तो होता है कि ये सब उसकी मेहनत का फल है। सोचता है कि उसी चावल को मैं बनाऊंगा और अपनी भूख को मिटाऊंगा। इतना सोचकर उन चावलों को निकालता है,
फिर अपने लिए खाना बनाता है। चावल को निकालते समय एक चावल का छोटा सा दाना उस सोने के बर्तन में जाकर गिर जाता है, लेकिन इस बात पर छोटू ज्यादा ध्यान नहीं देता। अपने लिए खाना बनाता है और पेट भर के खा लेता है। फिर उसी सोने की बर्तन के बारे में सोचने लगता है। सोचता है कि अब इस बर्तन का मैं कोई ऐसा इस्तेमाल करूँगा जो कि मेरे आने वाले भविष्य के बारे में ठीक रहेगा। इतना सोचकर जाकर बर्तन को पकड़ता है। उसके अंदर से कुछ पत्थर के हिलने की आवाज आ रही थी। उसने सोचा कि आखिर इस बर्तन में ऐसा क्या है जो कि इतनी आवाज आ रही है। जाकर देखते ही उसको पता चला कि वो तो एक छोटा सा चावल का दाना है जो कि बिल्कुल सोने के रंग में चमक रहा था। उस चमकते हुए चावल के उस दाने को देखते ही छोटू चौंक जाता है और खुद से कहने लगता है, अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल चावल जैसा लग रहा है और ये इतना चमक क्यों रहा है, ये कैसे हो गया? अभी देखता हूँ आखिर ये सोना है या फिर कुछ और। इतना कहता हुआ वो उसकी जानकारी लेने की कोशिश करता है कि क्या ये सच में सोना है या सिर्फ ऐसे चमक रहा है। फिर उसको ये बात साफ साफ पता चल गई थी कि ये तो असली सोना है, जिसको देखते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर मुट्ठी भर के चावल निकालता है और फिर उसी सोने के बर्तन में डाल देता है। जैसे ही वो उस बर्तन में चावल को डालता है, वो सारे के सारे चावल सोने के बन जाते हैं। तभी देखकर खुश होता हुआ कहता है, हाइला, ये तो बिल्कुल सोना ही सोना है। ये सिर्फ कोई सोने की बर्तन ही नहीं बल्कि ये तो जादू की बर्तन लगती है। ये तो कमाल ही हो गया। शायद इसके जादू के बारे में दादी को या माँ बाबूजी को नहीं पता था, इसीलिए उन लोगों ने मुझसे ये बात नहीं कही थी। लेकिन ये बात सिर्फ शायद मैं जानता हूँ। हाँ, आज के बाद मैं इस जादुई सोने के बर्तन से कुछ भी कर सकता हूँ। हे भगवान, पता नहीं आज पहली बार खुद पे इतना गर्व हो रहा है मुझे। कुछ भी करूँगा लेकिन लोगों को मेरे ऊपर शक न हो, इसका मुझे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, इस बर्तन के बारे में मैं किसी को कुछ नहीं पता चलने दूंगा। इतनी बात सोचकर छोटू उस सोने के बर्तन को बहुत ही चालाकी से बड़ी सावधानी से संभालकर दोबारा से रख देता है। किसी को उस पर शक न हो, इस बात का छोटू पूरा ध्यान रखता था। हमेशा की तरह लोगों से मिलना, बातें करना, उनके कामों को संभालना, ऐसे ही उसका मामूल चलता रहा। उसी गांव में रहने वाली सुगना नाम की एक लड़की छोटू से प्यार करती थी और उस लड़की को देखकर छोटू को शक भी होता था कि शायद ये लड़की मुझे पसंद करती है। हर बार छोटू उस लड़की को मंदिर में ही देखा करता था। उस लड़की के भी माँ बाप दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे। वो अपनी मौसी के घर में ही रहा करती थी। उसकी मौसी बहुत ही बुरी थी। घर का हर काम सुगना से ही करवाया करती थी। घर में तो उसका काम एक नौकरानी का था। एक बार की बात है कि छोटू समझ जाता है कि वो लड़की उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। अब छोटू का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, जिससे छोटू ठान लेता है कि मैं खुद ही हिम्मत करूंगा, कदम आगे बढ़ाऊंगा और उससे बात करूंगा। इतना सोचकर सुगना के पास जाता है और उससे कहता है, देखो सुगना, इस दुनिया में न तुम्हारा कोई है और न ही मेरा कोई है। अगर हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे तो हम दोनों एक दूसरे के लिए जिंदगी भर के लिए एक साथ रहेंगे। मैं तुम्हें कोई भी काम करके तुम्हारा पालन पोषण कर सकता हूँ। मेरे पास वैसे एक घर है, चाहे वो जो भी कहीं क्यों न हो, लेकिन उसके साथ साथ मेरे पास जमीन भी तो है। क्या कहती है, मुझसे शादी करेगी? हाय रे दैया, तुम्हारी उस जमीन को देखकर और वो छोटी सी झोपड़ी को देखकर मैं तुमसे शादी कर लूंगी, ऐसा तुमसे किसने कहा? अब तुम्हारा घर और तुम्हारी जमीन, इसको देखकर मैं हाँ नहीं करने वाली हूँ। क्या समझ रहे हो अपने आप को? अरे अभी तो पहली बार आकर मुझसे बात कर रहे हो और पहली ही बार में शादी की बात। मतलब मैं भी तो तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस समय के लिए थोड़ा बहुत मैं भी तो इंतजार ही कर रही थी सर जी। बस इसी के लिए मैं तुमसे शादी के लिए हाँ कर रही हूँ, तुम्हारी उस झोपड़ी के लिए या तुम्हारी जमीन के लिए नहीं। असल में बात यह है कि गांव वालों को तुम बड़ी सहायता करते हो, चाहे कैसा भी काम कोई भी क्यों ना कह दे, तुम सारे लोगों के काम करते हो। कोई लड़का गांव वालों के बारे में इतना सोचता है
तो क्या अपनी पत्नी के बारे में क्या कम सोचेगा? बस सिर्फ इस एक कारण की वजह से मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से मैं तुमको बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। सुगना की ये बात सुनते ही छोटू की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। बचपन से जो प्यार उसको नहीं मिला था वही प्यार सुगना की आंखों में वो देखने लगा। बचपन से उसको जो चाहिए था एक ही बार में भगवान ने उसको दे दिया। इस बात को लेकर वो बहुत खुश था। अब उसने बिल्कुल देर नहीं की थी। उसी मंदिर में गांव वालों के आगे ही सुगना से वो शादी कर लेता है। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल गई थी। भगवान की देन उसके ऊपर बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में उससे इतना प्यार करने वाली लड़की के साथ साथ इतनी जादुई चीज भी भगवान ने उसको दे दी है। इस बात को लेकर वो बहुत खुश होकर जीने लगा। सुगना भी बिल्कुल ही निस्वार्थ होकर उससे प्यार करती थी, अपने पति की बड़ी इज्जत करती थी। शादी हुए कुछ ही समय बाद छोटू उसकी पत्नी को ये सारी बात बता देता है कि उसकी जिंदगी में क्या हुआ था और ये जादुई बर्तन उसको कैसे मिला था। ये सारी बातों को सुनकर सुगना डरती हुई उससे कहती है, हे भगवान, ये सब सुन के ही मेरे हाथ और पैर कांपने लगे हैं जी, और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। इस सोने की जादुई बर्तन के बारे में अगर किसी को पता चल गया तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप ना इसको जहाँ से निकाले थे वहीं पर गाड़ दीजिए, नहीं चाहिए हमें ये सब कुछ। अरे मेरी प्यारी सुगना, इसीलिए तो मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ यार। देख, अगर तेरी जगह कोई और लड़की होती तो यही सोचती कि मुझे कितना पैसा मिलेगा जिससे मैं क्या क्या नहीं खरीदूंगी। ठीक है, तो इस बारे में बिल्कुल चिंता मत कर, जो कुछ भी होगा मैं खुद करूंगा। ये सारी बातें कहकर छोटू बड़ी ही समझदारी से कदम उठाता है। गांव वालों से कहता है कि हम ज्यादा पैसा कमाने के लिए और अच्छा काम ढूंढने के लिए गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं। इतना कहकर वो शहर जाता था और गांव वालों के सामने यही नाटक करता रहता था कि शहर जाकर थोड़ा बहुत पैसा लाकर वो जमाया करता था। लेकिन सब कुछ वो जादुई बर्तन की वजह से हो रहा था। लेकिन बहुत अच्छे से छोटू बात को संभाल लिया करता था। गांव वालों को उसके ऊपर कभी भी कोई शक न हो, इस बात का वो पूरा ध्यान रखता था। थोड़ा थोड़ा करके पैसा लाता और इधर गांव में जमा किया करता था। गांव वाले सोचते थे कि छोटू तो बड़ा मेहनती है, बचपन से ही हर काम बहुत अच्छे से करता था और उसकी मेहनत ही आज रंग लाई है। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल रही है। इस बात को लेकर वो गांव वाले भी बहुत खुश होते थे, क्योंकि हमारा छोटू बड़ा मेहनती है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हाल पूरी तरह से बदलता गया। अब छोटू ने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया था। उसकी छोटी सी जमीन के आसपास जितने भी खेत होते थे वो पूरे छोटू ही खरीद लेता है और उसमें काम भी करने लगता है। गांव वाले उसकी तरक्की को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते थे। उसकी और उसकी पत्नी की भी बड़ी मर्यादा और इज्जत करते थे। वक्त ऐसे ही बदलता गया। अब छोटू के 2 बच्चे भी हो गए थे। धीरे धीरे ऐसे ही छोटू बहुत कामयाबी पर पहुंच जाता है, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वो जादुई बर्तन की वजह से ही होता है। छोटू के पास अब बहुत ज्यादा पैसा भी जमा हो गया था। उसके बच्चों की परवरिश भी वो बहुत अच्छे से किया करता था, जिससे उसकी